नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों को दी जमानत। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जलावतरण। पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। भाजपा का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, अब तक बोगस वोटों से जीत रही थी टीएमसी। एसआईआर में 1 करोड़ फर्जी नाम कटे। पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता की सरेआम हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई गोली मारने की वारदात। और ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कहा, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बर्दाश्त नहीं। उल्लंघन करने पर जोरदार हमले की धमकी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर आगे लिखा है कि ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ की गाथा भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। इसके लिए महान पुरुष और महिलाओं ने रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र भी किया और वो लेख में लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर लेख में लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना से वे अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामलों में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। साथ ही अगर 1 साल में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी नहीं होती तो उमर खालिद और शर्जील निचली अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से पहले हिंसा की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।
तो दिल्ली दंगे में उमर और शर्जील को जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से यहां बड़ा झटका मिलता हुआ उमर और शर्जील को। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 2020 में उमर और शर्जील की दंगों में साजिश रचने का आरोप है और यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम की गिरफ्तारी की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं 5 अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हमारे साथ इस समय फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी, उनका रुख करेंगे। विकास, उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिली है, आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी? कोर्ट ने आज क्या दलीलें दी? देखिए, कानूनी रास्ता जो है वो बड़ा ही कठिन है अब इन दोनों लोगों के लिए, शर्जील और उमर खालिद के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा फोरम है जहां पर आज कोर्ट ने ये माना कि अभियोजन पर। और अब सीधा लिए चलेंगे आपको भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर संबोधित करेंगे और उसके त्वरित बाद एक और विषय पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। सुधांशु जी, शुरू करें। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो राजनीति का विषय नहीं है, जो भारत की पहचान, अस्मिता, अस्तित्व और भविष्य की संभावना और स्वरूप से संबंधित है। हर देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं और कई ऐसी तारीखें आती हैं जो अविस्मरणीय परंतु ऐसे असहनीय आघात दिए हुए होती हैं कि जिन्हें याद रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। आज 6 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सोमलिंगम नरोदृष्टा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः सर्वम समाश्रयेत। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो इसके अपना विचार व्यक्त किया है उसमें इस श्लोक का उद्धरण दिया है कि अर्थात सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेरल सेरेमनी ऑफ Somnath, it is my view that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह आती है
कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। लाइक मैनी अदर कॉन्करर्स ही यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द नेम ऑफ रिलीजन फॉर इट्स कॉन्क्वेस्ट। इंडिया वॉज टू हिम जस्ट ए प्लेस फ्रॉम विच ही कुड अर्न द ट्रेजर्स एंड मेटीरियल। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था, और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। All about he wrote that there was 1,000 edifices from which the faith has fallen, nor it's likely the city attained the present. वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार, जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है? कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। यानी शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए, जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं, ये सारी थ्योरी डिमोलिस्ट जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी में, इसी किताब में, और ये एन नंबर ऑफ रेफरेंसेस में बहुत लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। वो क्या किया गया? आप सबने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा। एक वो पुरानी फिल्म थी 1991 की शायद, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, तो कहता लो बंदूक मार लो, तो कहता नहीं हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर तब जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आप में तो अब किसी को नाम में नहीं पता होगा, उसकी राजधानी काबुल थी, जिसका नरेश धर्मपाल जब ये लूट के गया और धर्मपाल से युद्ध के बाद भी वो गया और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है। तो अलबरूनी ने लिखा है,
अल बरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था। तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा, ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने। इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का, बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं। आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृतकाल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों के दौर में भारत में क्या क्या हुआ, तो उनके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एंगस, जो प्रोफेसर आरजी रमल ने डिमोसाइड बनाई है, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। विल डुरांड ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, ही सेड वाज द डेडलीस्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ राजस्थान में कि जब अकबर ने कैप्चर किया तो उसने 2980 किलोज के जनेऊ तोले, 2980 किलोज। आप सोच सकते हैं कि कितना था। ये किसने लिखा? फॉरेनर्स ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए। यह देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें
यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है, जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और उसका मूल आधार वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, जिसे कलंकित करने का प्रयास और उसके ऊपर हुए इतिहास के सबसे घनघोर नरसंहार, विल डुरांट ने जो कहा है, उसको छुपाने ही नहीं, नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और भारत क्या सोचेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 साल तक, तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथी श्री शहजाद पूनावाला जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था, पर अब सत्यमेव जयते भी बोलने की बारी है। आज जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य हमारे भारत की सभ्यता का सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, परंतु भारत के अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विषय जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे। और उसके पीछे की मंशा थी कि यहाँ पर, जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। मतलब उस समय पर जो खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है, गजनी और गौरी का, आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को दहलाने वाले खलनायकों का महिमा मंडन आज भी करता है। और इसीलिए आज आपको याद होगा कि किस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को कांग्रेस के एक नहीं अनेकों नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी बता रहे थे। आज सवाल यह बनता है कि चाहे 1000 वर्ष पहले के जो खलनायक है उनके प्रति, मुगल आक्रांताओं के प्रति, या आज जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति
कांग्रेस पार्टी हमेशा, उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है? सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम, और वही शर्जील इमाम जो कहता है कि देश के चिकन नेक को काट देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति, उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का समर्थन खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगेगी? तीसरा सवाल, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी ये अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, कभी ये कहते हैं याकूब हालात का मारा था, कभी ये कहते हैं बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं, और आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी, अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? और केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम और क्या क्या नहीं बरामद हुआ, वो ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का नेता था, केजरीवाल जी का सबसे करीबी, और बकायदा संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि क्या ऐसे दंगाई, आतंकी, जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को क्या एम फैक्टर के चलते ही संरक्षण दिया जा रहा था? तो आज इस विषय पर भी जो हम लोगों ने बात रखी है, इसके अतिरिक्त और कोई भी सवाल हो आपके बीच में तो आप सवाल पूछें। रवि का मुझे समझ में नहीं आता, अगर यादव हैं तो भगवान कृष्ण के 2 वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर, अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है, उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। और गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। गुजरात स्थित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर विदेशी हमलों को 1000 पूरे हुए और ऐसे में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित कर रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आज लेख लिखा हुआ है, जहां ये कहा गया है कि सोमनाथ सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारी सभ्यता का भी प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है, और प्रतीक है कि 1000 साल पहले जिस सोमनाथ को विध्वंस करने की कोशिश की गई थी, भारत का स्वाभिमान ऊंचा रहा, टूटने नहीं दिया, तोड़ने वो आए थे, मिट गए खुद वो। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गजनवी है, महमूद गजनवी, जिसने विध्वंस करने की कोशिश की थी सोमनाथ मंदिर को, उनका समर्थन किया। यहाँ हमारे साथ अजय मिश्रा भी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। अजय, मैं आज सुबह ये लेख पढ़ा और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारे संदेश ये देकर जा रहा है। हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास में कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो ये उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, वो एक मानव इतिहास में एक बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इसने बड़े संदेश यहाँ दिए। इसने वीर सपूतों में ने जो सोमनाथ मंदिर को उठाया और फिर एक किया, ये भारत की एकता का सूत्र का भी एक बड़ा संदेश यहाँ से देकर जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी घटनाक्रम को आप संस्कृतियों के संघर्ष के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। एक संस्कृति होती है जो निर्माण में विश्वास रखती है, एक संस्कृति होती है जो विध्वंस में विश्वास रखती है। तो अगर कोई ऐसी सत्ता जो देश के बाहर से आए और देश की उस आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास करे जिसके प्रतीक के रूप में आज आप सोमनाथ को याद कर रहे हैं, और 1000 वर्ष का जो त्रासदी का एक पूरा इतिहास रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश इस प्रतीक के माध्यम से ये पूरी दुनिया को यही संदेश दिया जा रहा है भावना की विध्वंस की संस्कृति में भारत विश्वास नहीं रखता। भारत विश्वास रखता है जोड़ने में, भारत विश्वास रखता है निर्माण करने में। और यही वजह है कि लगातार आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री जिस बात की बार बार उद्घोषणा कई मंचों से करते रहे हैं कि हमें गुलामी की विरासत से अपने देश को बाहर निकालना है और तभी हम विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पंच प्रण को याद करें प्रधानमंत्री के, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि गुलामी की मानसिकता से देश को आज़ाद करना है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जो मैकाले की परंपरा रही है अंग्रेजियत को लादने की इस पूरे भारतीयता की संस्कृति पर, उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो एम फैक्टर जो कहा गया कि जो मैकाले का फैक्टर है या फिर उसके बाद जो मार्क्सवाद का फैक्टर है, और उसके खिलाफ कुछ लोग मुस्लिमवाद का फैक्टर को अपने राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपनाते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। तो इन तीनों ही एम फैक्टर्स का अगर जवाब है बीजेपी के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो चौथा एम फैक्टर जिसे मोदी फैक्टर वो लोग कह रहे हैं। तो ये सोमनाथ को आप एक प्रतीक के रूप में मान सकते हैं, जिसमें आप दो संस्कृतियों के संघर्ष को किस तरह से आप निर्माण वर्सेस विध्वंस बिल्कुल अस्तित्व वर्तमान और भविष्य की जिस तरीके से रूपरेखा तय हो रही है अजय, साफ तौर पर यहाँ सोमनाथ एक बड़े संदेश देकर जा रहा है। अजय आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एक दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देनी है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम होने वाले हैं और 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। 11 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाने वाले हैं। अजय ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री खुद सोमनाथ जाएंगे और आज जो लेख हमने सबने पढ़ा वो कहीं ना कहीं साक्षात तौर पर प्रधानमंत्री अगर वहां संबोधन देते हैं तो वहां से भी कई बड़ी बातें यहां से निकलती हुई आएंगी और साल भर ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है आने वाली पीढ़ियों को भी यहाँ एक बड़ी शिक्षा देता हुआ जाएगा। तो एक बार फिर से पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोमनाथ भले ही उसके केंद्र में आपको नजर आए अगले 1 साल, लेकिन लगातार देश की अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ना यही प्रधानमंत्री मोदी के पूरे विजन में स्पष्ट नजर आ रहा है। चाहे आप काशी तमिल संगम की बात करें या फिर गुजरात तमिल संगम की बात करें, तो दो संस्कृतियों के मिलन को आपने इन दोनों ही इवेंट्स के माध्यम से देखा। और सोमनाथ भले ही, एक बार मैं फिर से ही दोहरा रहा हूँ कि भले ही विरासत का वो प्रतीक के रूप में देखा जाए, लेकिन भारत को एक सूत्र में पिरोना, जिसको आप जानते हैं कि गुजरात की धरती से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस तरह से एकीकरण के लिए जाना जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जाना जाता है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए भारत को सांस्कृतिक रूप से एक बार फिर से एक करने की, और अगर आप देखें भारत की मूल आत्मा ही वो संस्कृति है, वो अध्यात्म है जो संपूर्ण भारत को एकीकृत करता है। और जो लोग भी इस पूरी अवधारणा को विखंडित करने का प्रयास करते हैं, उसको ध्वंस करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं शक्तियों के खिलाफ हमारे देश को एकजुट करना है। और उसी के तहत आप देखेंगे कि सोमनाथ की धरती से एक बार फिर से प्रधानमंत्री एकता का संदेश देते हुए नजर आएंगे, और कैसे जो सकारात्मक शक्तियां हैं, बिल्कुल, और सकारात्मक का संदेश तो ये भी है कि 2047 तक कैसे अपने अस्तित्व से सीख लेते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ता हुआ भारत हम देख रहे हैं। फिलहाल अजय तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।